हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ठीक है, जितने भी सारे न्यूज़ है ये सारे कंप्लीट करेंगे। लगभग 13-14 आर्टिकल्स हैं विथ न्यूज़ के साथ। इंटरनेशनल, नेशनल, गवर्नमेंट की स्कीम, ये सारे A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड ये क्या है कि केवल न्यूज़ नहीं है, इसके साथ स्टैटिक बुक के साथ लिंक किया गया है, जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी विथ स्टैटिक इसका जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जो रिपोर्ट जारी किया है, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट 2025, इसके बारे में देखेंगे। रसायन अपशिष्ट प्रदूषण अंतर सरकारी ये पॉलिसी पैनल लाया गया है, इसके बारे में देखेंगे। FATF के बारे में देखेंगे। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये जटिल प्रसार वित्त पोषण प्रतिबंधित बचाव योजना लाया गया है, इसके बारे में देखेंगे। RBI और बैंक मिलकर के डिजिटल पेमेंट यानी कि UPI को और डेवलप किया जा रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व में जारी संघर्ष यानी कि जो भी अभी युद्ध वगैरह चल रहा है, उससे पर्यावरण को क्या खतरा है, पर्यावरण इफेक्ट कैसे होता है, उस पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसे भी हम लोग देखेंगे। OIC जो है, जिसको इस्लामिक सहयोग संगठन बोलते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। थ्रस्ट वेव है, उसे भी पढ़ेंगे। एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, उसको भी देखेंगे। रिसाइकल प्लास्टिक जो है, ये बहुत न्यूज़ है, न्यूज़ में अभी न्यूज़ में है, इसे भी कंप्लीट करेंगे। ब्लो आउट भी न्यूज़ में है, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग। पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री, इसको भी पढ़ेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान, इसे भी देखेंगे। अम्बुबाची मेला को भी देखेंगे। और कतर की राजधानी दोहा चर्चा में क्यों है। तो ये सारे एक एक चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, ज़्यादा समय हम किल नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि RBI और बैंक मिलकर के डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DPPI विकसित करेगा। यानी कि DPPI जो है, DPPI यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है, ये RBI और बैंक मिलकर के दोनों डेवलप करेगा। ठीक है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। DPPI इसका आखिर मतलब क्या है, तो ये आधारभूत डिजिटल प्रणाली से सभी के लिए सुरक्षित यानी कि आसान किया जाएगा, जिससे कि पैसे लेन देन ट्रांजेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं हो। ये ज़रूरी सार्वजनिक सेवाओं को आधार बनाती है, जैसे कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे DPPI आखिर ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वास्तविक इंटेलिजेंस साझा करके और उसे समेकित करके धोखाधड़ी जोखिम से बचाना। ठीक है, ये बैंकों के बीच समन्वय को बढ़ा करके धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को मजबूत करेगा। इसके साथ ही श्री AP होता की अध्यक्षता में, तो एक तो आपसे पूछ लेगा कि श्री AP होता कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये बैंक से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। श्री AP होता अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और DPPI की स्थापना से जुड़े विविध पहलुओं की जांच करेगा। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है, बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसको शॉर्टकट में RBIH बोलते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को 5 से लेकर के 10 बैंकों की सलाह से DPPI एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी इसको दिया गया है। इसे निजी सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों की सलाह लिया जाएगा। आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इसे केवल यानी कि गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर ही इन्वॉल्व है, तो नहीं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के मामले में काफ़ी वृद्धि हुआ है, इसलिए ये सारे कमेटी का गठन किया गया है, जिसको श्री AP होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें RBI यानी कि जिसमें RBI और बैंक दोनों मिलकर के वर्क करेगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जो है AP होता, ये आखिर ये कमेटी क्या चीज़ है, तो ये कमेटी जो है बैंक से रिलेटेड है, तो आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि एग्जाम में अगर कहीं से भी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो कमेटी किस लिए बनाया गया है, तो ये बैंक से रिलेटेड बनाया गया। ठीक है, तो ये तो एक कमेटी याद रख लेना है। इसका मेंबर कितना है, तो 5 से लेकर के 10 बैंकों यानी कि इसमें मेंबर होंगे, और इसके सलाह पे DPPI यानी जिसको शॉर्टकट में DPIP यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्यों लाया गया है, तो बैंक में काफ़ी धोखाधड़ी हो रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि बैंकों में बहुत सारे जो है
बहुत सारे धोखाधड़ी हो रहा है, जैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन में, उसमें मतलब धोखाधड़ी वगैरह, फ्रॉड वगैरह बहुत सारे हो जा रहे हैं। तो ये सारे आपको ओवरऑल ध्यान रखना है। तो यही कह रहा है कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट जो है बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के मामले में काफ़ी वृद्धि हुआ है। वित्त वर्ष यानी 2024-25 की हम लोग बातें करें तो इसमें टोटल जो है 36,014 करोड़ रुपए की, यानी कि 2024 से 25 में कितना करोड़ की धोखाधड़ी हुआ है, तो 36,014 करोड़। ठीक है, 2023-24 में कितना हुआ है, तो 12,230 करोड़। आप समझ लो कि लगभग 48,000 करोड़ के समथिंग ये धोखाधड़ी हुआ है 2023-24 से लेके 2024-25 तक। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है डायरेक्ट आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। आपका आंसर जो है इन्हांस काफ़ी होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ के जाएंगे, जिससे कि अपन क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो गलत नहीं हो। कह रहे हैं कि बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा शुरू की गई पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव, यानी कि आरबीआई अभी तक धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लाया है। तो इसके लिए लाया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि मल्टी फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन, ये सभी बैंकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले भुगतानों के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रूप से लागू करता है। ठीक है, यानी कि धोखाधड़ी वगैरह को रोकने के लिए इसके लिए लाया गया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आरबीआई के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। दूसरा जो है ग्राहकों की गई जिम्मेदारी, यानी कि जीरो लायबिलिटी, यानी कि ग्राहक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि जीरो लायबिलिटी, यानी कि कोई भी नुकसान वगैरह हो जाता है, यदि नुकसान बैंकों की लापरवाही या फिर थर्ड पार्टी की गलती से होता है तो ग्राहक की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी, यानी कि कस्टमर जो है इसके लिए कोई जिम्मेदारी कस्टमर का नहीं होगा। तो आपको ओवरऑल ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको कहते हैं जीरो लायबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो आरबीआई के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया है वो है बैंक इन और फिन इन डोमेन। ठीक है, बैंक इन और फिन इन जो है ये डोमेन, यानी कि ग्राहकों को असली और नकली बैंकिंग वेबसाइट में अंतर समझने में मदद के लिए ये डोमेन बनाया गया है। ठीक है, यानी कि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे बैंक इन और फिन इन, तो ये एक डोमेन में इसका एक वेबसाइट जनरेट किया गया है, जिससे कि कोई भी धोखाधड़ी वगैरह नहीं कर सके और उनको पहचाना जा सके कि ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये तो रहा आरबीआई और डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीपीआईपी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग देखेंगे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, जिसको एफएटीएफ बोलते हैं, यानी कि शॉर्टकट में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, जो रिसेंट जो है आपको पता है सभी को कि पाकिस्तान जो है इससे ग्रे लिस्ट से आउट हो चुका है। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके हम लोग न्यूज़ में देखेंगे कि आखिर एफएटीएफ क्या है, ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है एफएटीएफ, यानी कि ये रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली, यानी वैश्विक बोले तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये प्रसाद वित्त पोषण, यानी कि जिसको प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोकने के लिए गंभीर कमियों को उजागर करता है। ठीक है, उसे मतलब दिखाता है कि कौन कौन सी सारी कमियां हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को, यानी कि वित्त पोषण में सामूहिक विनाश के हथियारों, या जिसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसके निर्माण के लिए व्यक्ति या संस्था के लिए फंड, संपत्ति, संसाधन जुटाना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है देखो जो भी आप पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे, उसी को बोलते हैं कि बोले तो पैसा जो है वो ब्लैक मनी हो गया। ठीक है, तो वही ब्लैक मनी का सप्लाई जो है इसमें ये लोग काफ़ी करते हैं, जैसे कि टेररिज्म वगैरह प्रमोट करते हैं, गलत तरीके से पैसे का लेन देन करते हैं, जिससे कि टेररिज्म वगैरह प्रमोट हो। तो इसमें बहुत सारे कंट्रियों का नाम इस लिस्ट में है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये अन्य संपत्ति जो भी सारे जिसका टैक्स वैक्स नहीं लगता है, यानी कि एक बोले जिसका कोई भी प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट जो आप टैक्स देते हैं वो टैक्स नहीं दे करके जिसे गलत तरीके से यूटिलाइज किया जाता है गलत धंधों में। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी। ठीक है, तो एफएटीएफ हम लोग देखेंगे ये रिपोर्ट आखिर क्यों पब्लिश हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो है विश्व के लिए खतरा माना जा रहा है। वर्तमान में खतरा ये है कि राज और गैर राज अभिकर्ता, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स दोहरे उपयोग यानी ड्यूअल यूज में समान तकनीक एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए खरीद नेटवर्क, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था की कमियां होगी
वैश्विक व्यवस्था में कमी यानी कि 16% देश सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने वाले संयुक्त राष्ट्र के लक्षित प्रतिबंधों को प्रभावित ढंग से लागू कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि गलत तरीके से जो है पैसे का लेन देन करके उसे गलत तरीके से वेपन खरीदा जा रहा है, उसे टेररिज्म वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइव एग्जाम्पल है पाकिस्तान, जो आप अभी देखे हैं रिसेंट में जो हमला हुआ है, ये जो पहलगाम अटैक हुआ है 23 अप्रैल को, आपको लाइव एग्जाम्पल है पाकिस्तान के द्वारा, समझ रहे हैं। तो ये सारे जो है इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी के बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति संस्था के द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिबंध, जो इस पे इसको यानी कि कंट्रोल वगैरह कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय वगैरह क्या क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो प्रतिबंध से बचने के लिए मध्यवर्ती उपयोग, खरीद नेटवर्क के वास्तविक खरीदार अपना पहचान छिपाने के लिए फ्रंट या फिर सेल कंपनियां वित्तीय बिचौलियों और तीसरे देशों के मार्गों का उपयोग करते हैं। इसमें स्वामित्व छिपाना यानी कि अपना जो है स्वामित्व लोग छिपाता है। डिजिटल माध्यम से सामान या तकनीक के मूल खरीदार के सामने नहीं आने की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वर्चुअल एसेट्स का उपयोग इसमें होता है। प्रतिबंध, व्यक्ति या संगठन वर्चुअल करेंसी नई तकनीक का उपयोग करते हैं। सीधे प्रतिबंधित का अनुपालन नहीं करने वाले देशों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं। समुद्री मार्ग का इसमें उपयोग किया जाता है, यानी कि पैसा का लेन देन करके समुद्री मार्ग का उपयोग करते हैं, जिसको डार्क फ्लीट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डिजिटल शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके जहाज़ों की पहचान छिपाई जाती है, प्रतिबंध से बचाया जाता है। जैसे कि भारतीय जांचकर्ता ने पाकिस्तान जा रहे एक जहाज पर दोहरे उपयोग वाले उपकरण होने की पुष्टि किया है और ये उपकरण के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब आप उसकी जानकारी नहीं देते। सपोज करो आपके पास जो पैसा है वो आप पैसे की प्रॉपर वे में जानकारी आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, उसका टैक्स चोरी कर रहे हैं, उसको दूसरे थर्ड पार्टी के माध्यम से किसी दूसरे के अकाउंट में थोड़ी थोड़ी करके पैसा ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी है और इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो वही ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, ये एक्शन लेता है, ये कौन कौन से ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि जो भी इस तरीके की हरकत करता है। तो ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि 16% ऐसे सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार वगैरह रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो भी सारे कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, तो ये सारे इसमें मेंशन है। तो आपको ओवरऑल FATF के बारे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, वेट गाइस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट जारी किया है। विश्व तंबाकू एपिडेमिक पर WHO ने 10वीं रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा रिपोर्ट है, तो 10वीं रिपोर्ट है। तो एक तो फैक्ट आपको याद रखना है कि WHO ने जारी किया है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट। ये कौन सा रिपोर्ट है, तो 10वीं रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WHO के द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है 2008 से देशों के द्वारा तंबाकू नियंत्रण में कई प्रगति का आकलन करती है। कब से करती है, 2008 से। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द टोबैको कंट्रोल, यानी कि जिसको शॉर्टकट में WHO FCTO कहते हैं, ये देशों के तंबाकू नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने को लेकर के ये अपना रूल रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, WHO FCTO के प्रावधान को तंबाकू की मांग पर ही नियंत्रण नहीं लगाते, बल्कि उसके उत्पादन यानी कि उसके प्रोडक्शन पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो अरेंज कहाँ से करते हैं, उसकी आपूर्ति नियंत्रित करते हैं, ये सारी चीज़ों पे भी रोक लगाती है। WHO की बातें करें तो 2008 में एम पावर यानी कि एम पावर रणनीति शुरू किया गया था। किसके द्वारा, 2008 में WHO के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि FCTC जो है ये ग्लोबल स्तर पे इसे लागू किया जाए, इसे कंट्रोल किया जाए। किस चीज़ में, टोबैको एपिडेमिक को। ठीक है, जैसे आप देखते हैं टोबैको वगैरह जो खैनी वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें हैं, गुटखा वगैरह, ये सारे गवर्नमेंट एक तरह से बैन भी लगाती है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वाले प्रचार भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स कमानी होती है, सीधी सी बात है भाई, उससे टैक्स भी तो ज़्यादा आ रहा है, लोग उसे खा भी रहे हैं, उस पर लिखा भी रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, हेल्थ के लिए सही नहीं है, फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। तो वही उसके कंट्रोल के लिए WHO ने 2008 में एम पावर नाम से रणनीति शुरू किया गया था। ठीक है,
तो ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, तो ये रिपोर्ट के बारे में हम लोग टोटल देखेंगे। 2007 के बाद से 155 ऐसे देश हैं जो एम पावर की कम से कम एक नीति लागू किया है, मात्र एक नीति, ठीक है। 6.1 बिलियन लोगों को लाभ इससे हुआ है। सभी एम पावर उपायों में से सभी की अधिक प्रगति सिगरेट के पैकेट पर बड़े ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी भी देखी गई है, यानी कि सिगरेट वगैरह पैकेट पे आप देखते हैं तो लिखा रहता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए सही नहीं है, गुटखा खाना सेहत के लिए सही नहीं है। इसके बावजूद भी यानी कि वो लोग पीते हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि सिगरेट के पैकेट पे भी बड़े ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी भी उस पर दिखाया जाता है। भारत ने तंबाकू के विज्ञापन यानी कि उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त रोक लगाया है। इसके साथ ही तंबाकू पर टैक्स लगाना यानी कि एम पावर की सबसे कम अपनाई गई नीति जो है, भारत में सिगरेट अब भी सस्ती मिलती है। आप देखते हैं कि सिगरेट जो है 10 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये इस टाइप के शायद कुछ रेट में मिलता है, अभी भी लोग पीते हैं। इससे सबसे ज़्यादा आपको पता है ना कि गरीबों को लॉस होता है, ठीक है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर भी तंबाकू नियंत्रण नियम लागू किए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट है जो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है एम पावर नियंत्रण उपाय। तो ये क्या क्या उपाय है, तो तंबाकू के उपयोग कर रोकथाम की नीति की निगरानी करना, धूम्रपान मुक्त वायु कानून माध्यम से लागू को तंबाकू के धुएं से बचाना, इसके साथ ही तंबाकू छोड़ने में मदद करना, यानी कि इसे प्रसार के माध्यम से मदद किया जा सकता है। पैकेज लेबल और जन संरक्षण के माध्यम से तंबाकू खतरों के बारे में चेतावनी देना, उसे अवेयरनेस फैलाना, तंबाकू विज्ञापन प्रचार प्रयोजन पर प्रतिबंध को लागू करना, यानी कि प्रचार प्रसार के माध्यम से इसे रोक लगाया जा सकता है। तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिससे जैसे ही तंबाकू पर अगर टैक्स बढ़ेगा, सपोज करो कि कोई सिगरेट का दाम अगर 10 रुपये है, उसको 50 रुपये कर दिया जाए तो बहुत कम खरीदार होगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से उसका अवेयरनेस फैला करके, उसके टैक्स को बढ़ा करके, टैक्स इम्पोज ज़्यादा कर करके ये थोड़ा सा कम किया जा सकता है। बट ये हकीकत रियलिटी अभी ग्राउंड रियलिटी आप लोग गाइस जानते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इससे टैक्स ज़्यादा मिलता है। तो वैसे चीज़ जहाँ से ज़्यादा टैक्स हो तो गवर्नमेंट आपको पता ही है कि उसे ज़्यादा बैन नहीं कर सकती है। इतना मतलब अवेयरनेस फैलाने के बावजूद फिर भी लोग पीते हैं, तो आप सभी जान रहे हैं, बट फिर भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखेंगे, कह रहे कि रसायन अपशिष्ट प्रदूषण पर अंतर सरकारी साइंस पॉलिसी पैनल की स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी जिसको UNEP बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद लाया गया था। ये प्रस्ताव एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस पैनल से जुड़ी वार्ताओं यानी कि जो भी बातचीत वगैरह हुआ है, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और UNEP जो है इसके पैनल यानी कि UNEP के द्वारा किया गया था। अब इस पैनल का मुख्यालय भी होगा, ठीक है। नया पैनल राष्ट्रों के रसायन अपशिष्ट प्रदूषण को रोकथाम से संबंधित मुद्दे, स्वतंत्र नीति, प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाहकार भी प्रदान करेगा। अगला कदम क्या क्या होगा, तो इस कदम में पैनल में पहले पूर्ण सत्र यानी कि प्लानिटरी सेशन की तैयारी करना होता है। इसके साथ ही इस सत्र में सरकार जो है यानी गवर्नमेंट जो है इसके प्रारंभिक कार्य के लिए प्राथमिक साझेदारी जुड़े मुद्दों को चर्चा करेगी। इसके साथ ही पैनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसको IPCC बोलते हैं, ठीक है, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवा यानी कि IPBES के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहकार ये मंच है। कौन कौन है, तो इसमें आपको पैनल के पहले पूर्ण सत्र यानी कि जिसको प्लेनरी सेशन बोलते हैं, ठीक है, ये सरकार प्रारंभिक कार्यक्रम यानी कि ये सारे मुद्दे पर चर्चा करेगा। IPCC और IPBES ये दोनों मिलकर के इसके सलाहकारी मंच भी होंगे, ठीक है, विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहकारी मंच होगा, ठीक है। पैनल की आखिर ये पैनल क्यों बनाया जा रहा है, रासायनिक अपशिष्ट प्रदूषण अंतर सरकारी पॉलिसी ये क्यों बनाया जा रहा है, तो ये इसके लिए हम लोग एक एक करके देखेंगे पैनल की आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो आवश्यकता की हम लोग बातें करें तो यानी कि ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस यानी कि 3 पृथ्वी संकट के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जैव विविधता को हानि होता है, इससे प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट वगैरह इफेक्ट हो रहा है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये बनाया गया रसायन अपशिष्ट प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए आज की आधुनिक जीवन शैली के उपयोग होने वाले रसायन की मात्रा बढ़ गया है, अनचाहे नुकसानदायक प्रभाव पैदा हो रहे हैं,
घरों और शहरों से निकलने वाले जो भी मल मूत्र होते हैं वो सारे जो है लगभग इसमें जा कर के आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं समुद्र वगैरह नाला समुद्र वगैरह में या फिर नदी है तो नदी में, है ना, नाला वाला का पानी जितने भी सारा वो नदी वगैरह में वो जा कर के गिरते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, 2023 में लगभग 2.1 बिलियन टन, बिलियन मतलब एक, लगभग 2.1 बिलियन बराबर यानी कि 2 अरब 1 लाख टन, समझ रहे हैं, जिसके 2050 तक बढ़कर के कितना होगा 3.8 बिलियन टन, यानी कि 3 अरब 8 लाख लगभग ये हो जाएगा 2050 तक। तो ये तो एक फैक्ट याद लेना है अपने नोट्स में बना करके आप लोग इसे मतलब अपने नोट्स में मेकिंग कर लीजिएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पुट कर सकते हैं मेन से रिलेटेड। ठीक है, पिछले 2 दशकों में नए तरह के प्रदूषण करीब 60% बढ़ गया है। गाइस बहुत जल्द जो है ये सारा PDF हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम बहुत जल्द जो है टेलीग्राम चैनल बना दे रहे हैं जिस पे सारा जो है न्यूज़ वगैरह हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई पैसे वैसे इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं, विश्व में जारी संघर्ष से पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये क्या क्या है हम लोग देखेंगे। वर्तमान में विश्व में जारी भू राजनीतिक संघर्षों से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि ईरान के परमाणु ठिकाने से रेडियो एक्टिव संदूषण फैलाने में भी शामिल है। युद्धों के पर्यावरण पर प्रभाव क्या होगा, यानी कि ये लोग युद्ध जो कर रहे हैं, बमबारी वगैरह कर रहे हैं, अटैक वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट बहुत जारी। आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका जो है ईरान के न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर जहाँ पे उसके ठिकाने हैं वहाँ पे काफ़ी B2B बम से अटैक किया, तो कहीं ना कहीं इससे प्रदूषण वगैरह फैल रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है कि विश्व में जो भी सारे संघर्ष हो रहा है, मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो पर्यावरण पे इस पे खतरा हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ रिपोर्ट देखेंगे। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है ये वैश्विक सैन्य गतिविधियों में 5.5% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। प्रदूषण संदूषण में पूर्वी यूक्रेन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पावर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्री, पुरानी खदानों से अधिक हानिकारक विषाक्त प्रदूषण उत्सर्जित होने पे खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन में लैंड माइंस विस्फोटक भविष्य में घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा सैन्य गतिविधियों की वजह से मृदा जो है, यानी कि जिसको सॉइल बोलते हैं, तो ये सॉइल और जंगल प्रदूषित हो रहा है। इसकी सफाई की अनुमति लागत लगभग कितना आ रहा है सफाई वगैरह करने में, तो 34.6 अरब अमेरिकी डॉलर लग रहा है। घटते संसाधन जैव विविधता को नुकसान होगा। युद्ध और संघर्ष वनों की कटाई को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही कृषि कार्य को भी बाधित होता है। वन्य जीव के प्रयास भी नष्ट होते हैं। जो भी जंगलों में जो भी सारे हैबिटेट है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, शिकार को बढ़ावा मिलता है और इसे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि वियतनाम युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज जैसे कि शासकीय नासी हर्बिसाइड के व्यापक उपयोग के चलते विशाल वन जो है नष्ट हो गया था। यानी कि बहुत सारे जो है वन वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, ये काफ़ी वियतनाम युद्ध जब हुआ था तो काफ़ी ये फॉरेस्ट वगैरह जल गया था। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट, आप सब जान ही रहे हैं कि क्लाइमेट इफेक्ट होगा। ठीक है, पेरिस समझौता 2015 में लाया गया था, तो इसमें कहा गया था कि सैन्य गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्वैच्छिक रिपोर्ट का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को रोम संविधि, ठीक है, यानी कि रोम संविधि 1998 में लाया गया था, जिसमें यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण को व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति को युद्ध अपराध माना गया है। पर्यावरण संशोधन तकनीक के सैन्य या किसी अन्य शांतिपूर्ण उपयोग प्रतिबंध पर कन्वेंशन, ये कन्वेंशन पर्यावरण से संशोधन करने वाली तकनीकी जैसे मौसम से कृत्रिम बदलाव के सैन्य और शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये सारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता 2015 जो है या फिर रोम संधि वगैरह 1998 जो है, ये कहीं ना कहीं ये सारे स्टैटिक पोर्शन है, तो इसमें लिंक किया गया है। आपको एक ही न्यूज में पूरा विथ स्टैटिक ऑलरेडी इसमें कवर्ड है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे क्षति वगैरह हुआ है युद्ध के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य सुर्खियों में जो न्यूज है इसे देखेंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC क्यों चर्चा में है, तो भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत से संबंधित संदर्भों की अनुचित रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में बातें करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969 में इसकी स्थापना हुआ था, रबात मोरक्को में। रबात कहाँ है, तो मोरक्को में है।
ये कहाँ हुआ था? मोरक्को में आयोजित हुआ था। इसकी स्थापना 1969 में ओआईसी की ओआईसी इसका यानी कि ये ओआईसी जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1969 यानी कि 1969 में हुआ था। रबात मोरक्को में हुआ था। ये एक शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछे तो ये सऊदी अरब के जेद्दा में है। जेद्दा कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। सदस्य जो की अगर हम लोग बातें करें तो टोटल इसमें 57 सदस्य हैं, यानी कि 57 इसके टोटल मेंबर है। 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। 1969 में रबात मोरक्को में आयोजित हुआ था। ओआईसी जो है यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1969 याद रखना है। दूसरा याद रखना है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछे तो जेद्दा में है। जेद्दा कहाँ है? सऊदी अरब में है। दूसरा एक फैक्ट और याद रखना है कि इसमें 57 मेंबर है। और चौथा फैक्ट एक और याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसमें 4 महाद्वीपों के मेंबर इसमें यानी कि सदस्य हैं, तो इसलिए ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन के बाद माना जाता है। भूमिका की बातें करें तो ये मुस्लिम जगत का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है थ्रस्ट वेव, ये क्यों चर्चा में है? थ्रस्ट वेव इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। शोधकर्ताओं ने एटो में जो भी रिसर्चर हैं तो थ्रस्ट वेव जो है ये चर्चा में क्यों है, इसे थोड़ा जूम कर दें फिर आप लोग को दिखेगा। थ्रस्ट वेव की हम लोग बातें करें तो जो भी रिसर्चर जो है एटमॉस्फेरिक थ्रस्ट की दीर्घावधि का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द थ्रस्ट वेव गढ़ा गया, ठीक है। तो ये थ्रस्ट वेव आखिर होता क्या है? तो ये कम से कम लगातार 3 दिनों तक वाष्पीकरण की मांग उस अवधि के लिए 90% मान से अधिक हो जाती है, इसको थ्रस्ट वेव बोलते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण की मांग की बातें करें तो ये वायुमंडल में जल वाष्प ग्रहण करने की तकनीक क्षमता मौजूद होता है। तापमान जो होता है यानी कि पवन की गति, हवा की गति जो होता है, आर्द्रता, धूप सहित कई कारकों के संयोजन वाष्पीकरण की मांग को बढ़ाता है। इन थ्रस्ट वेव का अध्ययन किसानों को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने और इसके साथ ही फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है ये नया एक शब्द इसे निकाला गया है थ्रस्ट वेव, यानी कि थ्रस्ट वेव वह स्थिति होता है जब कम से कम लगातार 3 दिनों तक वाष्पीकरण की मांग यानी कि नमी वाली मतलब हवा भी हल्की फुल्की हो, ज़्यादा धूप भी नहीं हो, हल्की फुल्की नमी वाली हवा भी हो, बारिश टाइप की हो, यानी कि 90% मान से अधिक होता है, जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये फसलों की पैदावार में सुधार करने की मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है एशिया में जलवायु की स्थिति, इसे हम लोग देखेंगे। एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट ये अभी रिसेंट पब्लिश हुआ है 2025 में, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जारी हुआ है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। WMO की बातें करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। सबसे गर्म वर्ष की बातें करें तो 2024 को एशिया का अब तक सबसे गर्म और दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष इसे माना गया है, इसलिए आपको ओवरऑल पढ़ना है, ठीक है। जिसमें तापमान 1991 से लेकर 2020 के दौरान 1.04 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। ताप वृद्धि कितना हुआ है? तो ये अधिक एशिया की ताप वृद्धि वैश्विक दर औसत से दुगुनी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बातें करें तो सबसे ज़्यादा एशिया में ताप वृद्धि हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी काफ़ी बढ़ी है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है 2024 का जो ऐसा साल है जो अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म साल माना गया है और पूरे दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष माना गया है, ठीक है। और एशिया में सबसे ज़्यादा इसे यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ग्लेशियर की बातें करें तो अधिक तापमान होगा तो सीधी सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेगा, इससे फ्लड आने की संभावना है ना। कम बर्फबारी, अत्यधिक गर्मी के कारण मध्य हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। रिकॉर्ड समुद्री तापमान, समुद्री सतह जल अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। समुद्री जल में तापमान में 10 की वृद्धि दर वैश्विक औसत में वृद्धि से लगभग 2 गुनी रहा है, ठीक है। ये आपको ओवरऑल पढ़ के जाना है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लो आउट। ब्लो आउट आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में असम में एक तेल कुएं में ब्लो आउट के कारण हुए प्राकृतिक गैस रिसाव यानी कि नेचुरल गैस जो है वो काफ़ी लीकेज हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने वैश्विक विशेषज्ञ की मदद लिया है। ठीक है, ब्लो आउट की बातें करें तो ये ब्लो आउट तेल जो है, तेल गैस कुएं में होने वाली एक दुर्घटना होती है। भूमिगत दबाव के कारण गैस या तेल अनियंत्रित रूप से सतह पर आ जाता है यानी कि लीकेज हो जाता है। बाहर निकलने के दौरान गैस ड्रिलिंग होने लगती है, लिक्विड रेत कभी कभी तेल के साथ भी मिल जाता है, तो इसे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, मरीन वगैरह में, समुद्र वगैरह में मछली जो भी सारे जीव उसमें रहती है उसे इफेक्ट होगा, वो काफ़ी यानी मरने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, ये कारण की बातें करें तो इसमें रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो ये वाल्व के फेल होने के कारण भी हो सकता है, या फिर उसके जो प्रेशर है गलत अगर प्रेस हो गया तभी इसमें घटना हो सकती है। ज्वलनशील पदार्थों का अचानक उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, इसके गलत प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं, तो ब्लो आउट के गंभीर दुष्प्रभाव में भीषण आगजनी हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, वायु प्रदूषण होगा, जनहानि होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है रिसाइकल प्लास्टिक। रिसाइकल प्लास्टिक ये क्यों चर्चा में है, तो इसे भी हम लोग पढ़ लें। रिसाइकल प्लास्टिक की बातें करें तो एक नए अध्ययन में रिसाइकल प्लास्टिक से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त किया गया है। ये रिपोर्ट क्या क्या कह रहा है, तो ये एकल रिसाइकल प्लास्टिक पैलेट में 80 से अधिक प्रकार के रसायन पाए गए हैं। ये रसायन रिसकर जलपूर्ति प्रणाली में मिल सकते हैं, हमारी हार्मोन प्रणाली और मेटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में चयापचय बोलते हैं, ये कार्य को बाधित कर सकते हैं। रिसाइकल प्लास्टिक के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो इसका उपयोग जो है की गई प्लास्टिक सामग्री को इकट्ठा कर यांत्रिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से तोड़ा जाता है। इसके साथ ही कच्चे माल में बदल दिया जाता है और इसका उपयोग जो है प्लास्टिक उत्पादक के निर्माण में किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि फाइबर का प्लेट व्लेट कप वोप है ना, बहुत सारे स्ट्रॉ ड्रॉ वगैरह ये सारे बनाया जाता है, प्लास्टिक के जो भी सारी सामग्री वगैरह होते हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो वही कहा जा रहा है कि रिसाइकल प्लास्टिक से स्वास्थ्य पर काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप देखते हैं जो हम लोग डिस्पोजल ग्लास में वाटर वगैरह पीते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो और दूसरा बात है कि वो धरती में जो है ना, अगर उसे फेंका जाए तो गलेगा भी नहीं, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा हो सकता है, जलवायु परिवर्तन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सारी बात कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखेंगे, ब्लो आउट भी देख लिए हैं, उल्लास योजना को देखेंगे। पहले एक ये न्यूज़ पढ़ ले हम लोग, पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री। अब बहुत ही जल्दी 2-3 न्यूज़ है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो गया। पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री की बातें करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी NIIS जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री की स्थापित किया गया है। NIIS जो है ये संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के तहत कार्य करती है। दूसरा जो है राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री की बातें करें, इसका उद्देश्य आखिर है क्या? इसका उद्देश्य है ऐसे रोगी की मदद करना जिनके रक्त समूह दुर्लभ है, यानी जिन्हें काफ़ी मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाता है, जिन्हें बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। दुर्लभ रक्तदाताओं की इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो वैसे आमतौर पर दुर्लभ रक्तदाता ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, जो अधिकतर आबादी में प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की औसत संख्या 1000 में एक या इससे भी कम मिलता है, जैसे 1000-2000 पे एक मिलता है एक व्यक्ति को। ऐसे लोगों को दुर्लभ रक्तदाता कहा जाता है। ठीक है, कॉमन एंटीजन प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि किसी दाता के साथ शायद ही मतलब ऐसा हो पाए, यानी कि इसका काफ़ी रेयर होता है। बट फिर भी जब न्यूज़ में है तो पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पुटअप होगा तो पता चलेगा कि यार हम तो न्यूज़ पढ़े ही नहीं। अधिकतर आबादी में प्राप्त लेकिन किसी भी व्यक्ति में अनुपस्थित एंटीजन दुर्लभ रक्त समूह जैसे कि RHNULL, ठीक है, ये बॉम्बे OH JRA वगैरह, ये जैसे एग्जाम्पल हो गया, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उल्लास। ये उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये क्यों चर्चा में है, तो ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में त्रिपुरा जो है, ठीक है, त्रिपुरा उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद
यानी कि पहला नंबर पे मिजोरम, दूसरा हो जाएगा गोवा, तीसरा हो जाएगा त्रिपुरा। तो मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा जो है उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षर का मतलब 100% जो है वहाँ पे कोई भी लिटरेसी जो है इलिटरल नहीं है, काफ़ी लिटरल है, यानी कि साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया है कि साक्षर कौन है, लिख सकता है, पढ़ सकता है ना, वैसे लोगों। तो वही कह रहा है कि पहला जो है मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा कौन है तो त्रिपुरा है। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत ये पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो आपको पढ़ के जाना है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर बनने के लिए 15 वर्षों और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को कम से कम 95% साक्षरता दर प्राप्त होनी चाहिए। उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में अगर हम बातें करें, इसके मंत्रालय कौन है तो शिक्षा मंत्रालय है। योजना का प्रकार क्या है तो केंद्र प्रायोजित योजना है। ये कार्यक्रम की अवधि क्या है तो 2022 से लेकर 2027 तक है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है तो देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना है। इसका लक्ष्य क्या है 5 करोड़ लोगों को बुनियादी साक्षरता संज्ञानात्मक ज्ञान उपलब्ध कराना है। कार्यान्वयन की बातें करें तो ये योजना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हाइब्रिड मोड में चलाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला आखिर ये चर्चा में क्यों है ये हम लोग देखेंगे। असम के कामाख्या मंदिर में हर साल लगने वाले अंबुबाची मेले के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। अंबुबाची मेला के बारे में बातें करें तो ये असम के कामाख्या मंदिर ये कहाँ पे है गाइस, हम यहाँ से ऑलरेडी घूम के आए हैं, ये गुवाहाटी में है, ठीक है। तो असम के कामाख्या मंदिर में मानसून के दौरान आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। ये कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के पास नीलांचल पहाड़िया पर स्थित है। ये मंदिर तांत्रिका यानी कि पूजा पाठ वगैरह होता है, तांत्रिक पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक है। सबसे बड़ी शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। ये मेला प्रजनन क्षमता, मानसून के आगमन, संस्कृतियों में पृथ्वी को एक उर्वरक स्त्री के रूप में, पारंपरिक विश्वास के रूप में माना जाता है। वैसे यहाँ हम घूमने गए थे, अच्छा जगह, बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप लोग समय मिलेगा तो जाइएगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कतर की राजधानी दोहा क्यों चर्चा में है, ठीक है, सुर्खियों में रहे स्थल। ईरान जो है कतर के स्थित पश्चिम एशिया के सबसे अमेरिकी सैन्य अड्डे यानी कि ईरान जो है अटैक किया है किस पे, कतर में, यानी अमेरिका के कुछ सैन्य अड्डे हैं वहाँ पे उसके एयरबेस पे अटैक किया है, ठीक है। तो ये चर्चा में है तो आपने पढ़ के जाना है। ये अड्डे जो है अल उदैद एयरबेस, तो एक तो एयरबेस का नाम याद रखना है क्या है, अल उदैद एयरबेस कहाँ पे है तो ये है कतर में, तो आपको याद रखना है। मिसाइल हमला हुआ है। भौगोलिक अवस्थिति की बातें करें, लोकेशन की बात करें तो ये कतर एक प्रायद्वीप है जो अरब खाड़ी में पश्चिमी तट पर स्थित है। स्थल सीमा की बातें करें तो एकमात्र स्थलीय सीमा सऊदी अरब से इसके साथ सीमा लगता है। समुद्री सीमा की बातें करें तो ईरान से लगता है, संयुक्त अरब अमीरात से लगता है, बहरीन के साथ लगता है। भौगोलिक इसकी विशेषता क्या है, इस देश में स्थलाकृतिक विविधता बहुत कम है। अधिकांश भूभाग समतल है और छोटे छोटे कार्बोनेट पर्वत, दुखन क्षेत्र दक्षिण पूर्व में रतीले टीले वगैरह है, यानी कि काफ़ी यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी रेत वगैरह यहाँ ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही सईद खोर अलुदैद, यानी कि ये जो है आपको याद रखना है कि वहाँ के टीले वगैरह की ये सारे नाम दे रखे हैं, आपको पढ़ लेना है। नदियाँ की बातें करें तो कतर में ऐसा कोई नदी वगैरह वहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई तो फिर पानी का स्रोत क्या होता है तो ये होता है वर्षा वगैरह से या फिर भूजल से। तो ओवरऑल ये सारे न्यूज़ रहा है जो आपको पढ़ के जाना है गाइज। पूरा हमने विथ स्टैटिक कंप्लीट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें लोकेशन A to Z इस वीडियो में कंबाइन किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल नया है, एंड कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।